बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। अगले जुमे को तारीख दी गई है कि इस्लामाबाद हम एंटर होंगे। इस्लामाबाद के जो इंतजामात हैं वो हम आपको हर प्रोग्राम में, हर बुलेटिन में आपको पता चलता ही रहता है कि वो क्या हैं। और अब तो वजारत दाखिला ने जो रेड जोन है उसको भी तौसी देने का फैसला कर लिया है, यानी कुछ ऐसे एरियाज जो पहले रेड जोन में नहीं आते थे वो उनको भी रेड जोन में शामिल अब किया जा रहा है। जो सब कुछ ये तमाम मामला चल रहे हैं जहां पर खान साहब कहते हैं कि जी मैं अपने अवाम को आज़ादी दिलवाना चाहता हूं इन तमाम अनासर से जो इस वक्त पावर में बैठे हैं, और बकौल उनके वो जिस तरीके से बात करते हैं कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो है इन लोगों को मुसल्लत किया गया है। वहीं पर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को इस बात से मंसूब करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो नवंबर में होने वाली तैनाती है उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी इस पर ट्वीट किया, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने बात की है और वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में की है कि आर्मी चीफ के मामले को लेकर इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भी भिजवाया था जो कि शुक्रिया कह के उन्होंने माजरत कर ली। ज़रा पहले सुनाइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की ऑफ़र को किस तरीके से याद किया। मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। वो कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम दे के आए कि आप शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ साहब के जानने वाले हैं, तो आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं। तो मैंने उनका कहा कि किस इशूज के ऊपर? उनका जी 2 इशूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं, इलेक्शन हमें डेट दें। मैंने कहा कि क्या इन्होंने मुझसे मशवरा किया था जब इन्होंने आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की थी? और खालिसन ये एक आईनी मामला है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो भी है वो सारे का सारा एक सवाबदीद आइन ने वज़ीर आज़म को दी है, तो इसके ऊपर तो किस बात की भी मुशावरत करना चाहते हैं? और कि जी हम जॉइंटली मशवरा करके 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूं। मैंने कहा मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी है, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है और भी चीजें हैं। लेकिन जहां तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब ने अपने किसी मुश्तरका दोस्त के जरिए, कारोबारी शख्सियत के जरिए उनको पैगाम भिजवाया था। 2 चीज़ों पर मुशावरत की बात की थी, आर्मी चीफ की तैनाती पर और इलेक्शंस के मामले को लेकर, और पूरा तफसीलन आपने उनका मौक़िफ़ सुन लिया। इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर इस बात का जवाब देना था और उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा वो भी सुना दीजिए। कि शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, और आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। ये साबिक वज़ीर आज़म ने मौजूदा वज़ीर आज़म के इंकशाफ का जवाब इस तरीके से दिया है। एक तरफ हुकूमती टीम बनी, और कल भी हम प्रोग्राम में इस पर बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल, और ये टीम इसीलिए बनाई जा रही है। और उसके बाद हमने देखा यकायक हुकूमती जो स्टैंड था वो तब्दील होता गया, और तमाम वज़रा यके बाद दीगरे आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे कि हम इनसे क्यों बात करेंगे, ये हैं कौन, इनसे हमारा बात करने का कोई इरादा नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आज भी थोड़ी देर पहले वजीर दिफा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल कहीं पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर आप सीएम पंजाब को देखें, चौधरी परवेज इलाही, तो उन्होंने आज फिर से ये बात की है कि बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात जहां होने चाहिए वहीं हो रहे हैं, और बैकडोर चैनल्स जो हैं वो ओपन हैं, और बकौल उनके जहां पर तमाम बात खत्म होती है वहीं पर खान साहब के मुज़ाकरात हो भी रहे हैं।
पहले तो ज़रा इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में चल क्या रहा है। अभी मौजूदा हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते हैं कि जी देखें ये DGISI को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। माजी में वही पार्टी जो है वो एक और DGISI, साबिक DGISI उनको निशाना बनाती रही है। सो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में इन पर बात होगी। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया ओन अब्बास साहब। अली परवेज़ मलिक साहब, पहले तो जरा इसी की क्लैरिफिकेशन में चाहूंगी। देखिए आज ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि जी बिल्कुल माजी में हमसे भी गलतियां हुई हैं। अब आप जो है वो उनके इमरान खान साहब के सॉर्ट सुनाएंगे कि देखें ये DGISI को ललकार रहे हैं, ये देखें फौज को बदनाम कर रहे हैं। आज सहाफियों ने उनसे भी सवाल किया कि माजी में आप भी जनरल बाजवा का नाम लेते थे, आप भी जनरल फैज का नाम लेते थे, सर्विंग जनरल्स थे ये। सो आप लोगों में और उनके बयानात में, आपके क्रिटिसिज्म में, उनके क्रिटिसिज्म में फर्क क्या है? जी सादिया, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो हमारे पास इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम उन लोगों के नाम ले सकें। इस तरह से मफरूज़ों के अंदर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप एक साबिक वज़ीर आज़म हो। उसके बाद ये जो हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि वो इलेक्शंस के लिए लेके बाहर निकले हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि वो ये हकीकी आज़ादी मार्च छोड़ के जो कल एक मीटिंग करने के लिए जो असद उमर साहब ने हमें बताया, क्या ये जो आपकी आज़ादी मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च, ये उसी के सिलसिले के अंदर किसी से मुलाकात करने गए थे? क्या यही इनका तरीक़ेकार है? क्या जो ऐवान सदर के अंदर ये जो छुप छुप के शाम को मुलाकातें करते रहे थे, तो क्या ये इनका निज़ाम है, ये तरीक़ेकार है जो हकीकी आज़ादी ये दम से दिलवाना चाह रहे हैं? तो सबसे पहले तो जुर्रत पैदा करें कि बताएं ये चाहते क्या हैं, और लोगों को इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज मत करें कि इसके पीछे मकसद क्या है। अगर आपका मकसद इलेक्शन हासिल करना होता तो उसका सबसे आसान तरीका यह था सादिया कि आपने इलेक्शन का माहौल हमवार करने के लिए आप अपने सारे के सारे MNAs जिनको आप रोक के अपने पास बैठे हैं, उनको सबसे पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर के सामने पेश करते, वहां पे उनके इस्तीफे मंजूर करवाते। सेनेटर साहब जिस ऐवान के अंदर बैठे हैं, ये लोग अपने चेयरमैन के पास जाके इस्तीफे जमा करवाते। उसके बाद जो सूबाई असेंबलियां इनके पास मौजूद हैं, उसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली मौजूद है, वहां पे जाके अपने इस्तीफे देते ताकि इलेक्शन की तरफ रास्ता हमवार हो सकता। क्योंकि ये सारा कुछ नहीं कर रहे और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि नवंबर की तैनाती हमारे सामने खड़ी हुई है, तो ये उस चीज के अंदर तो कामयाब होंगे नहीं। तैनाती को लेकर है, मैं आपसे जो मैंने बात की, आप मुझे बता दें क्या रुकावट है वो 120 MNA स्पीकर के सामने पेश हो जाएं? क्या रुकावट है कि ओन अब्बास साहब चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब के पास जाके अपना इस्तीफा कंफर्म कर दें? क्या रुकावट है कि पंजाब की और KPK की और वो जो गिलगित बल्तिस्तान की और आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबलियां डिसॉल्व कर दीजिए? नहीं कर रहे ना। तो ये सारे का सारा इसके पीछे मकसद कुछ और है। और इनको एक चीज जो समझ लेनी चाहिए वो ये है कि ये जितनी मर्जी नेम कॉलिंग करें, ये जितनी मर्जी रियासत के जो इदारे हैं उनकी सफ़ों में बगावत की तरगीब करें, ये जितना मर्जी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश करें, इनको जो तैनाती है उसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं। और आज तो इमरान खान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने खुद कानून पास करवाया था पार्लियामेंट से, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके अंदर कोडिफाई कर दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है, और वो सारे के सारी डिस्क्रेशन प्राइम मिनिस्टर के पास है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह मेरिट पे कानून के मुताबिक, एन कानून के जो इनके बनाए हुए कानून के मुताबिक इंशाल्लाह टाइम पे अपॉइंटमेंट कर देंगे। इन्होंने जितना रोना धोना कानूनी और आईनी तरीका यही है, वो इख्तियार मेरे हाथ में है, वजीर आजम के इख्तियार में है, और मैं ही उसका इस्तेमाल करूंगा। इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन मुझे सेनेटर साहब ये बताइए कि ये जो अली परवेज मलिक साहब ने जहां से बात का आगाज किया मुलाकात के हवाले से, खान साहब ने ट्वीट भी किया, लेकिन असद उमर साहब उस दिन लॉन्ग मार्च के शुरका को कह रहे थे कि इमरान खान साहब की बड़ी एक बहुत अहम मीटिंग आ गई है, इसके लिए वो यहां से गए हैं। तो ऑब्वियसली तनकीद हुई कि लॉन्ग मार्च के शुरका को छोड़कर चले गए। और फिर परवेज इलाही साहब ने जब आज ये बात एक तरीके से कंफर्म कर दी कि मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से चल रहे हैं जो मैटर करते हैं, यानी जहां पर बात खत्म होती है, यानी वो हुकूमत को तो उन्होंने किसी खाते में मतलब शुमार ही नहीं किया। सो ये वाकई कोई मुलाकातें हो रही हैं, कहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात का डिनाइल तो कल रात को ही आ गया था
कि जब खान साहब वहां से निकले हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुरीदके के करीब जहां पे हमारा था वहां पे ठहरने की कोई जगह नहीं थी, और हमारा जो रूटीन का एक स्केड्यूल ये है कि खान साहब सुबह 11 बजे लॉन्ग मार्च का आगाज करते हैं और शाम को मगरिब के बाद किसी भी पहर के ऊपर वो उसको कॉल ऑफ करके जो करीब तरीन उनकी रिहाइश होती वहां चले जाते हैं और सुबह फिर उसका आगाज हो जाता है। तो उसका रूटीन का मसला था कि वो वहां से गए क्योंकि लाहौर वाज द क्लोजेस्ट पॉइंट, और रात को मैं ये बहुत क्लैरिफाई हो गया था। लेकिन साहब ने कह दिया था इसलिए शायद मीटिंग नहीं, उन्होंने मीटिंग का कहा था, वो मीटिंग लीडरशिप की मीटिंग थी, ऑफ कोर्स हमारी अपनी पार्टी लीडरशिप की मीटिंग थी रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च के अरेंजमेंट्स के हवाले से। उसका यकीनन परवेज इलाही साहब के स्टेटमेंट से, अब जिस तरह परवेज साहब कह रहे हैं यकीनन उनके नॉलेज में कोई होगा, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, बट हैविंग सेड दैट अगर किसी जगह पे मफरूजे के तौर पे अगर कोई मुज़ाकरात हो भी रहे तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसी सिस्टम से हो रहे हैं, किसी सेटअप के साथ हो रहे होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी डील है। और इस चीज के ऊपर तो सब बारहा कह चुके हैं कि हमारा एक ही मैंडेट, अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल मुज़ाकरात होते हैं तो मानते क्या है, एक नए फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड। ये कौन सी इतनी बड़ी ऐसी तकलीफ है जिसके लिए लोग हमें कहते हैं कि रात के अंधेरों में या सुबह के उजालों में हम मांग तो सिर्फ एक इलेक्शन है कि इस वक्त की गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है। जैसे मलिक साहब ने फरमाया कि जो वजीर आजम है ये उसके पास अख्तियार है कि वो लगा सके, पर ये अख्तियार किसके पास है कि जिसको अवाम ने वोट दिया था वो सिस्टम के बाहर है, और जिसको वोट नहीं दिया था यानी कि 80 जमातों वाला एक शख्स अपने आप को जो इस वक्त बराजमान करार के बैठा है, वो अगले 3 साल के लिए इस मुल्क का सल्तनत का एक अपना सपा सलार मुकर्रर करता है, और उसको अपनी हुकूमत का पता नहीं कि अगले 2 महीने 4 में जब इलेक्शन होंगे वो उस वक्त मौजूद नहीं होगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है जिसके ऊपर बार बार खान साहब कह रहे हैं कि ये इसका राइट एथिकल राइट नहीं बनता। यकीनन इख्लाकियात शहबाज शरीफ का फील्ड नहीं है, ये उसका मैनिफेस्टो है ही नहीं कि वो इख्लाकियात की बात सुने। कानून में तो यकीनन वो जीत रहा होगा, लेकिन इख्लाकियात इट हैज नो मॉरल वैल्यू कि वो इस वक्त बैठ के डिसाइड करे। लेकिन इसमें कहीं शर्म नहीं। आप खान साहब ने आज कहा ये वतन मेरा है, ये फौज मेरी है, तो सबसे बड़ी बात अगर कहीं कोई डायलॉग्स अगर हो है तो बताइए। सही है। नहीं देखिए, मैं अगर हम मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ऑब्वियसली डायलॉग के मुज़ाकरात की हामी हूं। हम तो कल भी इनफैक्ट ये बात कर रहे थे कि हुकूमती जमात जो बनी, जो कमेटी बनी, उसमें जो वज़रा की कल जिस तरीके से यके बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वो हालात बिगाड़ेंगी बजाय इसके कि कहीं चीज़ें संवर सकें, क्योंकि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की बात करते हैं, उसके बाद अली मलिक साहब आपके पार्टी के हॉक्स आकर कहते हैं कि जी ये हैं कौन, हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के लिए पहल हुकूमतों को ही करनी पड़ती है, हुकूमत को ही कहीं ना कहीं कोई मिडिल ग्राउंड, कोई मिडिल सोल्यूशन जो है वो तलाश करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ये जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और आज भी इनफैक्ट वजीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसा ना हो कि आप लोगों की बात तो ना बने लेकिन एंड पे तब तमाम पार्टियां, तमाम सियासतदान जो है वो हाथ मलते रह जाएं? अच्छा सादिया, गुजारिश इस तरह से है कि पहले तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि मुरीदके के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो इमरान खान साहब के शयाने शान हो और वो वहां पे कयाम कर सकते हो। तो क्या मुरीदके में लोग नहीं बसते? तो इमरान खान साहब को वहां पे जो अपने घर जाके उनको आया, तो मुझे बताएं जब कामों की पहुंचेंगे तो क्या फिर वो लाहौर जाएंगे? उसके बाद जो अवाम के बच्चों को अपने साथ खराब करते हुए वहां पे सड़कों के ऊपर ख्वार कर रहे हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? तो खुदा के लिए इस किस्म की जो गुफ्तगू है ना, दोगली गुफ्तगू, कि आप जाएं पीछे बैकडोर निगोशिएशंस के लिए, अवाम के बच्चों को आगे करें, अपने बच्चों को जाके बाहर बिठा दें, इन कामों से बाहर आ जाएं और रियासत के मफादात को अव्वलीन तरजीह दें। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं। उसके बाद कहते हैं कि जी मैंडेट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप जरा आइन अपने सामने, आइन की किताब मंगवा लें और उसके ऊपर आप मुझे बता दें कि जो हुकूमत वक्त होती है वो किस प्रोसेस के तहत बनती है। क्या ये वो हुकूमत नहीं होती जिसके पास नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी मौजूद होती है, और जब असेंबली की एक मुद्दत मौजूद है और उसकी अभी 1 साल के करीब तकरीबन वक्त पड़ा हुआ है, तो ये किस आइन की किताब के मुताबिक, ये किस कानून के मुताबिक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास मैंडेट नहीं है? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब को एक आईनी तरीका कार से आपने हुकूमत से अलहदा कर दिया है तो इनके लिए सारा सिस्टम जो है वो डीलेजिटिमाइज हो गया। तो ये किस किस्म की गुफ्तगू है? उसके बाद कहते हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करने का उनके पास कोई मॉरल, उनके
पास अथॉरिटी नहीं है। तो सादिया, मैंने आपको लीगल स्टैंडिंग पहले बता दी, मॉरल अथॉरिटी तो उस वक्त हम बात करें ना जब शहबाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियार हो कि वो सेनेटर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकते हैं, वो मुझे बना सकते हैं या आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना सकते हैं। वो कानून जो आपने खुद पेरेंट किया था उसके मुताबिक ऐसे अफसरान के दरमियान जिन्होंने 30-40 साल इस रियासत की खिदमत की है, जो उस प्रोसेस के अंदर से राइज करके लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचते हैं, हमारी नजर में तो इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली लॉयल टू द स्टेट एंड एक्सट्रीमली क्या कहते हैं जी, आपके हार्ड वर्किंग एंड सारे लॉयल लोग होते हैं। तो उनमें से वो किसी को भी मुंतखब कर सकते हैं। तो ये किस तरह से ये इल्जाम लगा सकते हैं कि जी अगर कोई होगा तो इस वजीर आजम को वो तस्लीम नहीं करेगा? तो कौन सा है जर्नैल ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल, या हमें नाम लेके बताएं जो इनकी नजर के अंदर लॉयल टू द स्टेट नहीं है? तो ये मैंने आपसे दोबारा कहा, ये दोगली गुफ्तगू अपना सियासी कद और अपने सियासी फायदे के लिए करना नामुनासिब है। अब जो आप बात कर रही है मुज़ाकरात की, मैं 100% आपसे अग्री करता हूं सादिया कि हम सबको जो आज इस निजाम का हिस्सा है उनको एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है, वरना खुदा ना खास्ता कोई हादसा हमारे सामने आ सकता है जिसकी वजह से रियासत को नुकसान होगा। बस सादिया, आप मुझे बता दें, माशाल्लाह आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप मुझे बता दें ये मुज़ाकरात किस बेसिस के ऊपर होंगे? क्या आइन के मुताबिक नहीं होंगे? क्या किसी तरीके कार के मुताबिक नहीं होंगे? या यहां पे बादशाहत है कि इमरान खान साहब कहते हैं आज इलेक्शन करवा दो तो आज ही इलेक्शन हो जाएंगे? मैं आपसे सिर्फ ये मफरूजे में गुफ्तगू करता हूं, अगर सपोज करें लेकिन मैं वही कहती हूं कि ये सियासतदान आपस में एक टेबल पर आएंगे, बैठेंगे, इनकी सुनेंगे, आप अपनी सुनाएंगे, तो उन्हीं कहीं ना कहीं कोई बात बनेगी। लेकिन दोनों तरफ से अनफॉर्चुनेटली बड़ी रिजिड पोजीशंस हमें नजर आती है ना। वो कहते हैं कि जी इनसे हमने बात नहीं करनी, आपकी तरफ से भी यही कहा जाता है। जी मुकम्मल कीजिए। एक मुद्दत मौजूद है, जब मुद्दत, जी मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि बादशाहत नहीं है। अगर आप सिर्फ इसलिए कि आप हुकूमत में नहीं, अगर आप लीगैलिटी ऑफ द प्रोसेस को क्वेश्चन करेंगे तो इससे निजाम को नुकसान पहुंचेगा। कल अगर हम इलेक्शन करवा भी देते हैं इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ये हार जाते हैं तो क्या तस्लीम कर लेंगे? चलें, अगर हम उसको रिवर्स कर दें सिचुएशन, अगर ये जीत जाते हैं और हम इनके 5,000 10,000 का जो हकीकी आजादी मार्च लेके आ रहे हैं, इसके सामने हम 50,000 का हकीकी मार्च लेके आ जाते हैं, तो क्या दोबारा इलेक्शन करवाएंगे? तो निजाम का मत मजाक उड़ाएं, कानून और आइन की जहां पे चलता ही रहेगा सिलसिला, कभी स्टेबिलिटी आएगी, हम उसका एहतराम करेंगे। चलिए, हैविंग सेड दैट, आपका मौकफ आ गया, मैं ऑन अब्बास साहब से भी जवाब लूंगी, एक ब्रेक भी लेनी है मुझे। लेकिन आपने जो बात की थी ना कि कौम के बच्चों को निकाल के उस पर भी ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रोटेस्ट है, जमहूरी माशरा है, सो दिस हैज टू बी अ पर्सनल चॉइस, राइट? अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात के अगर कारकुनों को लगता है कि उन्होंने निकलना है तो वो निकलेंगे, उस पर भी थोड़ा सा ये भी जरूर फरमाइएगा कि फिर हुकूमत को इस तरीके से सरकारी इश्तहारात देकर तमाम मीडिया पे ये बताने की जरूरत क्या है कि जी ये अपने बच्चों को ना आने दें और बड़ा गलत कर रहे हैं आप लोग, और वजारत दाखिला के सरकारी इश्तहारात बाकायदा चैनल्स पर चलाए जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब्बास साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले अली परवेज मलिक साहब की भी बात सुनी होगी मुकम्मल। वो असल में इशू वो यही है जो आई थिंक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जी देखें आप हमें वैसे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रात में फिर आप आके मुलाकातें कर रहे हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं अभी तमाम PMLN वाले, अली मलिक समेत, के आप लोग जो हैं वैसे तो एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उनसे मुज़ाकरात और मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, भी पहले थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर दें कि बार बार ये पूरी हुकूमत इस वक्त कह रही है और लोगों को मरियम औरंगजेब और वो जो एक मूंछों वाला जो एक बंदा इनका वजीर दाखिला रखा हुआ इन्होंने, उसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि जी आप बच्चों को लेके बाहर ना निकलें। ये कौन होते हैं अवाम को, लोगों को बताने वाले कि उनके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है? मतलब अगर पाकिस्तान की अवाम अपने समझती है कि वो हकीकी आजादी के लिए माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग ये तो हर किसी का अपना राइट है, ये कौन है तो उसको डिक्टेट करने कि तुम लोग घर से बाहर ना निकलना, जलाओ होगा, घराओ होगा, जनाजे होंगे, खून? ये किस किस्म की थ्रेट है? ये कौन सी हुकूमत बैठी है जो लोगों को ये कह सकती है कि तुम घर से बाहर निकल सकते? शर्म आनी चाहिए इनको बात करते। नंबर 1, मेरे मलिक साहब बड़ा प्यारा दोस्त, आपके एक साहब ने आकर कह दिया था ना जिनकी रुकनियत कल खत्म की आपने,
ना जी, अभी फरमा रहे थे जी कि निजाम जो है ना वो ये निजाम को बिगाड़ना चाह रहे हैं। बीबी कौन से निजाम? वही निजाम जिसने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, वही निजाम क्या डॉक्टर मोहित पीरजादा लंदन चला गया, ये वही निजाम है जिसमें इमरान रियाज आज बैठा कह रहा है कि तुम्हारी जबान काट देंगे, जुबान बोलने के काबिल नहीं रहोगे, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, हमें पता है तुम कहां पे रहते हो। ये वो उस निजाम की बात कर रहे हैं। वो 75 साल बुजुर्ग गुलाम हुसैन को घर से उठा लिया, उसको बंद कर दिया, आजम सवाती को नंगा कर दिया, क्या नाम है, जमीर फारूकी को नंगा कर दिया, उसके बाद वो शहबाज गिल को उठा लिया। ये कौन से निजाम की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में निजाम बचा ही कहां पे है? पूरा निजाम नंगा हो चुका है सिवाय उन लोगों के जिनको इन्होंने नंगा किया है। मुझे निजाम की बात मत सुनाएं। पाकिस्तान में यहां पे यकीन जानिए, आप इस वक्त अपनी दिल की आवाज जबान बोलने 2 सोचते हैं कि गेट के ऊपर कौन आके आप उठा के चला जाएगा। यहां पे बात करने को जगह मिलती, निजाम की बात करते हैं। ये वो निजाम है जो हमारे जमीर खा चुका है, हमें खत्म कर चुका है। छोड़ दे इस निजाम के ऊपर। आज एक शख्स अपनी जिंदगी दाव लगा के इस वक्त इस्लामाबाद आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ अवाम ना निकले? किराए के लोग नहीं ला रहे, मैं पैसे भर के पटवारी नहीं लेके आ रहे, लोग अपनी मर्जी से अपने खर्चे के साथ अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। बर्दाश्त कर लीजिए, और अगर हिम्मत है तो 10 लाख लोग अगली जुम्मे वाले इस्लामाबाद आएंगे। रोक सकते हो तो फिर रोक के दिखा देना, लग पता जाएगा। कोई फौज दुनिया की, कोई पुलिस दुनिया की, कोई बड़ी से बड़ी जो एक फोर्सेस होती है ना, वो भी अवाम के सामने कहती है ये मेरी अवाम है, हम इनके सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अवाम से कोई नहीं लड़ना चाहता। ये सारी मुमलिकत खुदादाद इसी अवाम के लिए है, आप उसको नहीं कुचल सकते। ये निहत्ते पाकिस्तानी इस्लामाबाद आएंगे, क्या मरियम औरंगजेब, क्या सनाउल्लाह, क्या ख्वाजा आसिफ, कोई इनको रोक नहीं सकता। इनकी वो जो भगदड़, वो थ्रेट से ना कोई डर सकता है ना कोई रुकेगा। बाकी निजाम तो हमने बीबी सारा देख लिया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो मैं इस पे अली मलिक साहब पहले जो बात की थी ना, वजीर आजम ने जो बात की मुज़ाकरात के हवाले से, जी कमेटी बना दें, यही इनिशियल स्टेटमेंट कल सुबह से हम सुन रहे थे। वो एक रीजनेबल, एक मुनासिब बयान था वजीर आजम का। हुकूमती कमेटी की तरफ से पहल होनी चाहिए थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। क्या वजह बनी कि फिर एक वजीर इत्तलात, फिर वजीर दिफा, फिर वजीर दाखिला, तमाम लोगों को बारी बारी ये जो आपकी पार्टी के हॉक्स हैं उनको क्यों सामने आना पड़ा? क्यों इस कदर सख्त बयानात देने पड़े? आपको नहीं लगता कि अगर ये बातचीत हो जाए, आप जिस तरह पहले भी कह रहे थे कि आप सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे हालात पाकिस्तान की सियासत के किसी भी सियासी जमात के लिए इस वक्त अच्छे नजर नहीं आ रहे? देखें सादिया, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मामलात जो आपके गुफ्तगू से आगे चलने थे वो इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे क्योंकि रवैया वही है जो सेनेटर साहब ने आपको पिछले सवाल के जवाब में बताया। अगर ये दस्तूर और निजाम को मानते ही नहीं तो मुझे बताएं, आप ये नेगोशिएशंस किस कानून के मुताबिक करेंगे? आप किस बेसिस के ऊपर करेंगे? बुनियादी मकसद ये है कि ये बादशाहत समझते हैं यहां पे है, और अगर इमरान खान बादशाह वक्त नहीं है तो ये किसी को काबिल कबूल, किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब नहीं, वो उस पे आती हूँ, लेकिन पहले मेरा सवाल जरा उसका, वजीर आजम एक बात कर रहे हैं, वजीर आजम एक बात कर रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी के वुजरा को, हुकूमती वुजरा को आके एक दूसरा बयान क्यों देना पड़ता है? गुजारिश ये है कि मैं पहले अपना जवाब दूंगा फिर आपके नए सवाल पे आऊंगा ना। ये जो मूछों वाली सरकार करके तंज कर रहे थे, तो वो जो पलकों वाली सरकार जो असला इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा कर रही है और जो गुंडे इकट्ठे कर रही है, जिसकी वो ऑडियो लीक्स आई है, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने इस पस मंजर के अंदर कहा था लोगों के बच्चों को मरवाने के लिए आगे ना लेके आए। आइन के अंदर पुरअमन एहतजाज का बिल्कुल हक मौजूद है, पर जो आपने पहले जब अपने कजन के साथ आके पीटीवी के ऊपर हमला किया था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, क्या वो आपका आइन और कानून इजाजत देता है? क्या 25 मई को आपने आके जो मेट्रो के स्टेशनों को आग लगाई थी, ये किसी दस्तूर के मुताबिक किया था? तो खुदा के लिए इश्यूज को गुचमुच करें, गुचमुच मत करें। आपने अरशद शरीफ को खींच के ले आए, क्या वो आपका ज्यादा सगा था? मुझे भी उसका उतना ही दुख है। मैंने हर जगह के ऊपर कहा कि अगेन आप एक क्राइम जो हुआ है जिसके लिए हाईएस्ट फोरम के ऊपर जुडिशियल कमीशन बना लिया गया है और उसकी पूरी तफ्तीश और तहकीक होगी, और लोगों को जिन्होंने ये क्राइम किया उनको मंतकी अंजाम पे ले जाके एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। उसको आप गुचमुच करके प्रेस फ्रीडम के अंदर क्यों लेके आ जाते हैं? अगर कोई बंदा आपकी तारीफ करे तो वो अच्छा है, कोई आपकी बुराई करे तो वो लफाफा है। ये कहां पे ये कि निजाम आपने तय कर लिया? तो खुदा के लिए अपनी पसंद नापसंद से आगे निकले। मैं बार बार कह रहा हूं, आप जिस किस्म की नफरतें बोल रहे हैं इससे आप रियासत पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, और इस चीज का एहसास करें। मैं आपकी आवाज लेके वजीर आजम साहब के पास जाने को, आपका वकील बनने को
को तैयार हूं, पर अपने रवैयों को रिव्यू करें। अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो एक सेकंड के लिए ये भी सोचें कि जो आज मखलूत हुकूमत यहां पे मौजूद है वो आपका दिया हुआ गंद साफ कर रही है। आज आपके दिए हुए जो यहां पे बारूदी सुरंगें थे उनको यहां पे डिफ्यूज करने के चक्कर के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल को नुकसान पहुंचाया है। तो ये कहां की जायज आपकी डिमांड है कि आज आपका गंद साफ करते करते अगर वो गैर मकबूल हुए हैं तो आप फौरन जनरल इलेक्शन के अंदर चले जाएं। अगर जिमनी इलेक्शन को आपने मेयार बनाना है तो आप जब हुकूमत के अंदर थे क्या दर्जन से ज्यादा जिमनी इलेक्शन उस वक्त हुकूमत उस वक्त की ऑपोजिशन नहीं जीती थी? तो निजाम को दस्तूर का एहतराम करें, उसके मुताबिक अगर एक दिन भी ज्यादा ये हुकूमत असेंबली रहती है और एक दिन भी ज्यादा यहां पे हुक्मरानी करने की कोशिश करती है तो मैं आपके साथ खड़ा होकर एहतजाज करूंगा। पर ये ड्रामेबाजी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बंद करें और लोगों के बच्चों के ऊपर ये मजाक करना बंद करें। आपने बात की थी कि जी आप पैगाम लेके जाने को तैयार हैं वजीर आजम के पास, और ऑब्वियसली इस वक्त मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए कि बातचीत सियासतदानों को मिलकर करनी चाहिए, वरना हालात सियासतदानों के हाथ से बाहर निकल सकते हैं। और मेरा सवाल भी अगेन इसीलिए था कि हॉक्स पार्टी के इस वक्त क्यों सामने आ रहे हैं? जब वजीर आजम मुज़ाकरात के लिए एक मुनासिब बात करते हैं तो फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह भी रही है कि वो पैनिक भी शो करते हैं कि एकदम इतनी ज्यादा क्या जरूरत थी कल से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से आएंगे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अब्बास साहब से जवाब भी लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू गेम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब्बास साहब, ऑब्वियसली हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तमाम चीज़ें आपसे आपकी परफॉर्मेंस, हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर जितनी आप बातें करेंगे मैं आपसे अग्री करूंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली इस हुकूमत के हवाले से ख्याल यही है कि ये जब तक चीज़ें ठीक नहीं कर देते या इनको थोड़ी उम्मीद नहीं हो जाती कि हम जो है वो इलेक्शंस में अवाम के पास ये लेकर जाएंगे, तब तो इलेक्शंस में वो जाने वाले नहीं है। उनको पता है उनका सियासी नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस को लेकर जो मुतालबा कर रही है, कल फवाद चौधरी ने, उससे पहले एक दो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि आप हमें ना टाइम दे दें, डेट दे दें इलेक्शन की। हुकूमत ने कहा अगस्त तक हम मुद्दत पूरी करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा आप मार्च में इलेक्शंस की डेट दे दें, अप्रैल में इलेक्शंस की डेट दे दें। किसी ने कहा जून में इलेक्शंस की डेट दे दें, जुलाई में इलेक्शंस की डेट दे दें। सो मुझे बताएं कि जून, जुलाई या अप्रैल में ऐसे इलेक्शंस में क्या हो जाएगा जो अगस्त के बाद नहीं हो सकता? ये 3-4 महीने से क्या फर्क पड़ जाएगा? पहली बात तो ये बीबी कि ये जो आप फरमा रही हैं कि हुकूमत को कौन सी ऐसी चीजें करनी है जिसके बाद मतलब खुशी फील हो जाएगी कि इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी या अभी इलेक्शन में जा सकते हैं। 6 महीने का आपके सामने 6 महीने में कोई एक चीज, मैं बहुत सारी चीजें जानना नहीं चाहता, कोई एक चीज ऐसी बता दे इस हुकूमत ने की हो जिसकी वजह से ये मुल्क किसी सही सिमत में चल पड़ा हो, सिवाय ये कि अपने करप्शन के केसेस माफ कराने के अलावा। आज तो मजे की बात है कि मलिक साहब की अपनी लीडर जो है ना वो तो भी लंदन में थे, जो इनकी लीडर साहिबा है वो भी पासपोर्ट लेके लंदन चली गई। यानी कि यहाँ अवाम की तकलीफ से इनका कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे जनाब हैरिस में शॉपिंग भी हो रही है, एजर पे कॉफी पी रही होगी, सब कुछ चल रहा होगा। अवाम की तकलीफ कोई इनका मसला है नहीं। सो 6 महीने अगले हो, साल अगला हो, 10 साल हो, यकीन जानिए इनको अवाम की तकलीफ से कोई लेना देना। जो डेट की बात आप बार बार कर रही हैं, हमारा पॉइंट ये है कि एक दफा आप ये डेट दे दें ताकि ये डिफाइन हो जाए ये मैंडेट किसके पास है, ताकि जो मेजर फैसले हैं इस मुल्क के वो कम से कम डिफाइन होना शुरू हो जाएंगे। और जुलाई का हमने नहीं कहा, हमने कहा कि नियरेस्ट पॉसिबल डेट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो आप तारीख दे दें ताकि उसके बाद मुल्क इस मोड में चला जाए कि इलेक्शन की डेट आ गई। अब वो नवंबर के महीने में अगर डेट ऐलान होता है तो यकीनन 3 महीने 60 डेज 90 डेज का इंटरम सेटअप होता है, उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। तो हमारा ये कि फरवरी या मार्च में इलेक्शन हो जाने चाहिए, कोई हद नहीं। इनसे पूछा जाए तो ये कहेंगे जी हमें तो अगले 10 साल देते, लेकिन यकीन जानिए एक आम शख्स से पूछ लें, छोड़ दें मुझे, मैं तो चलो पीटीआई कहूंगा, सड़क पे पूछे किसी शख्स से पूछ दें क्या तुम इस हुकूमत पे राजी हो, क्या तुम इसके हुक्मरान की पॉलिसी से राजी हो? वो कहेगा नहीं। जब अवाम की नब्ज ये कह रही है, आपके बाई इलेक्शन के रिजल्ट ये कह रहे हैं, पूरे का पूरी एक सेंस है, एक वाइब है पूरी पाकिस्तान कि ये हुकूमत एतमाद नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी जिद है जो सिस्टम से इनको बचा के बैठी है? यकीन जानिए मुझे शर्म आती, मैंने जो पहले आपको बात की है, बीबी आप तो खुद सहाफी हैं, यकीन जानिए आप
टॉक शो करके चली, लोग खौफ के आलम में हम किस मुल्क में रह रहे हैं। मैं यकीन, आज मैंने इमरान रियाज की वीडियो देखी, मैं हैरान हूं वैसे कि इन्हें कि एक शख्स जनाजे पे गया बैठा, उसे कहते हैं ये शक्ल देखिए, ये तुम्हारी शक्ल है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा कमरा है और ये तुम्हारी जबान है, तुम्हारी जबान काट देंगे। मतलब ये कौन सी सल्तनत में रह रहे हैं? माफ कर दे, हमसे कोई गलती है तो हमें माफ कर दे, जीने का हक हमारा भी है। और अगर इलेक्शन की एक छोटी सी एक हमारी ख्वाहिश है तो काइंडली पूरा करके देख लें, आपको भी पता चल जाएगा कि अवाम आपके साथ है। एक दफा इम्तिहान में अवाम को डाल तो दो, कब तक किसी के उसके ऊपर चलते रहेंगे? इतनी ख्वाहिश के ऊपर इतनी बड़ी तकलीफ देने की क्या जरूरत आ रही? कि लाएंगे इस्लामाबाद में देख लेंगे, और यार मार देना, बस करो। बच्चों की बात कर रहे हैं मलिक साहब, अवाम के बच्चे बाद में आएंगे। मैं आपसे कसम कहता हूं पहले हम लोग आएंगे। अगर मेरा आईनी हक के लिए आप समझते हैं, और निहत्ते आएंगे, कोई एक छड़ी भी नहीं उठा के आएंगे। अगर आप समझते हैं मेरा आईनी हक नहीं तो मार दीजिएगा, लेकिन हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। ये मेरा आईनी हक है, वो आप मुझसे नहीं खींच सकते। अच्छा, कल ही मैं अपने प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर को मैंने फोन पे लिया था और उनकी जो ऑब्वियसली ऑडियो सामने आई उस पे मैंने उनसे बात की थी। चले वो तो उन्होंने कह दिया, दो मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशंस थी, उनके टुकड़े जोड़ के वो कहते हैं राना सनाउल्लाह ने चला दी। बट मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा असलहा वगैरह क्या आप कह रहे हैं कि आप मार्च में लेकर आएंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अपना असलहा लेकर आऊंगा। अगर हुकूमत ने मेरे किसी कारकुन, किसी वर्कर को हाथ लगाया, मेरे किसी पार्टी मेंबर को हाथ लगाया, तो फिर जवाबी कार्रवाई मैं करूंगा। अच्छा सादिया, आपने शायद पूरा इंटरव्यू सुना, मैंने आपका वाला मैंने नहीं देखा। मैंने हम न्यूज पे समर अब्बास का प्रोग्राम देखा था और उसने कहा था ये मेरा जाती नुक्ता फिगर है, इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी जिंदगी को। नहीं, मैंने उनसे बात की है, लाइव शो में बात की है। नहीं है जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है कि राना सनाउल्लाह जो है वो मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं लोगों के जरिए, और अगर मार्च के अंदर मेरी पार्टी के किसी बंदे को हाथ भी लगाया तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, इसीलिए मैं असलहा लेकर आ रहा हूं। मैंने कहा आप धमकी दे रहे हैं? उन्होंने कहा मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं पैगाम दे रहा हूं। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं इसमें तो क्लैरिफाई करूं। पहले उन्होंने कहा ये मेरा जाती नुक्ता है ना, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है अली अमीन को जिंदगी को खतरा भी लाके उसको जो है ना डेथ थ्रेट्स भी आई, तो अपनी सिक्योरिटी का बंद। तीसरी बात ये, अली अमीन गंडापुर कहे कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक लेके आऊं तो वो बुरा। राना सनाउल्लाह कहे कि तुम में से जो इस्लामाबाद आएगा मैं उसे छठी का दूध याद करा दूं मुहज्जब तरीके से, वो अच्छा हो जाएगा। वो तो इस वक्त बैठा इंटीरियर मिनिस्टर है, उसकी गलत बात। राना सनाउल्लाह को ये बातें जेब नहीं देती, वजीर दाखिला है, उनके मनसब को जेब नहीं देती, गलत बातें कर रहे हैं। नहीं, गंडापुर ऑपोजिशन में बात करे तो संस बनती है। लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर कहे कि इस्लामाबाद आए तो तुम्हें याद करवा दूंगा एक दफा, ये जस्टिफाई करता है? यकीन करे उसकी शक्ल देखे मुझे ना, मैं तो समझ नहीं सकता। एक बच्चे के पास बैठा था, कहते हैं इसकी नफरत कहां से आ रही है? मतलब लिटरली लोग कितना हेट करते हैं और लोगों को बैठा थ्रेट करता है मैं तुम्हें मार दूंगा। इस्लामाबाद मेरा भी हजूर जितना राना सनाउल्लाह का है, जितना मलिक साहब का है, उतना सादिया अफजाल का भी है। ये मेरा आईनी हक है, आप मुझसे क्या दे सकते हैं। सो अगर वो बुरा तो फिर अली अमीन भी बुरा, अगर वो अच्छा तो फिर अली अमीन भी अच्छा। ऐसा कि आप नहीं, वजीर दाखिला के बयानात में मैं तो खैर जब से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं मैं तो कह रही हूँ कि वजीर दाखिला को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप हुकूमत में हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ड्रोन्स के जरिए टियर गैस शेलिंग कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस। अली मलिक साहब फरमाइए। देखें सादिया, गुजारिश ये है कि पहले मुझे बताइएगा कि सेनेटर साहब को सहाफ़ियों का तर्जुमान किसने बना दिया है? यहाँ पे ये क्यों इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर सौंप ली है? मैंने आपसे कहा कि हम सब ने प्रेस फ्रीडम के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अगर नाजायज किसी को तंग किया जा रहा है, डॉक्टर मुईद हो या कोई और इमरान रियाज खान साहब हो, अगर नाजायज तंग किया जा रहा है बताएं, हम सारे मिल के उसके लिए तगदो करते हैं। पर जहां तक मुझे पता है डॉक्टर मुईद साहब तो एक लीव के ऊपर गए हुए पर्सनल मामले के ऊपर। अगर इनके पास कोई खास खबर है तो आके बताएं ताकि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें ना। पर प्रेस फ्रीडम को मुझे भी यही पता है, मेरे कॉलीग मोरालिटीज हमने मीडिया के लिए तय करनी है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अच्छा, गुजारिश ये है कि अब आपने बड़ा मुनासिब बात की और ये भाई मेरा उसके ऊपर आने को तैयार नहीं है कि हम कारकर्दगी की बात करें कि इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। क्या ये जो मकसद लेके हमारे सामने आए थे उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये बिल्कुल जायज इनकी डिमांड है और इनको हमें उस चीज के ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हमारे ऊपर करनी चाहिए। पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक जो अच्छी चीज हमसे पूछते हैं ना, वो मैं आपको नहीं, मैं हर किसी को टीवी के ऊपर बैठ के कहने लगाऊं और आपसे ये गुजारिश करूंगा
करूंगा किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को फोन करें और उसके बाद उससे इस चीज की कॉन्फर्मेशन ले कि ये पाकिस्तान को जो वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं, पीडीएम की सारी जमातों ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को स्टेक पे करते हुए पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट से बचा के लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? अगर यहां पे वही सूरत हाल होती जो श्रीलंका के अंदर थी और जो ये यहां पे इंजीनियर करते हुए शौकत तरीन फोन पे पकड़ा भी गया, तो क्या सूरत हाल होती? लोग 3-3 दिन पेट्रोल के लिए कितारों में खड़े हुए वहां पे पाए जाते हैं। वहां पे लोगों की अमवात हुई है पेट्रोल की कितारों के अंदर खड़े होते हुए। अस्पतालों में दवाइयां दस्तयाब नहीं होती, ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो ये तो इनकी तरजीह थी कि अगर इनको हुकूमत से निकाल दिया तो पाकिस्तान की ये शक्ल बन जाए। तो आज हमने मुश्किल फैसले करके IMF प्रोग्राम को रिवाइव करके वर्ज ऑफ डिफॉल्ट से तो बचा लिया है ना। अब इंशाल्लाह इस मामले को स्टेबलाइज करके, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर अप्रैल में ये डेट मांग रहे हैं, मार्च में डेट मांग रहे हैं इलेक्शंस की, आज हुकूमत अनाउंस कर देती है, इनकी बात चले मान जाती है कि हम ठीक है अप्रैल में इलेक्शंस करवाएंगे, तो उससे ये जो नवंबर वाली चीज है, अपॉइंटमेंट वाली, तैनाती वाली, वो तो गुजर गई। वो वाली चीज तो फिर खत्म हो गई ना कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नहीं कर रहे हैं, इनको इलेक्शंस चाहिए। वो भी कब चाहिए? मार्च अप्रैल में चाहिए। तो वो कर दें, वो चीज तो आपको भी शायद सूट कर जाए। ये तैनाती वाला तो मामला ही नहीं है। चलें तो आज ये पंजाब की असेंबलियां, KPK की असेंबली, GB की यहाँ पे ये डिसॉल्व कर दें। मैं भी वजीर आजम साहब को लेकर चला जाता हूं कि जी इनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, इलेक्शंस चाहते हैं, तो चलें हम इनको आगे एडवांस में कोई डेट दे देते हैं। तो दोगली गुफ्तगू ना करें। और मैं उसके बावजूद सादिया आपसे ये गुजारिश करूंगा, आइन की कोई शिक मुझे बता दें जहां पे लिखा हो कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। मैंने आपसे कहा जो आइन में तरीकेकार लिखा है हुकूमत बनाने का और असेंबलियों की मुद्दत का, अगर उससे एक दिन भी ज्यादा अगर ये हुकूमत रहती है, एक दिन भी ज्यादा अगर ये असेंबलियां रहती हैं, मैं अपने भाई के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के अंदर आवाज उठाऊंगा कि इस निजाम की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, आए फौरन इलेक्शन के अंदर लेके चलें। उसके अलावा जवाब दे वो कह रहे हैं मेरी ऑफर है, आप लोग पंजाब की KPK की असेंबलियां डिसॉल्व करें। कहते हैं मैं लेके जाता हूं, मैं वजीर आजम को बोलता हूं कि करा दे मार्च अप्रैल में इलेक्शंस। इसमें दो चीजें, सिर्फ एक क्लैरिफाई करता जो पहले मलिक साहब ने फरमाया कि अगर इमरान नियाज को या मोहित पीरजादा साहब को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं उनको जनाब हम उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त। इससे तकरीबन 1.5 माह पहले भी एक शख्स आया था जिसने कहा था कि मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट है। आज भी उसकी कबर के ऊपर जो फूल की पत्तियां वो गीली पड़ी हुई है। आज भी उसकी माँ की आंखों में से आंसू नहीं रोक पा रहे। आज भी उसकी बेवा काले कपड़ा पहन के बैठी हुई है। सो इस तरह की बातें ना सुनाए जितना आप पहले सर, इस तरह सियासत किसी की शहादत के ऊपर तो छोड़ दे। यार भी वो शख्स जाके मलिक साहब उसकी वालदा के पास चले क्यों नहीं जाते, उससे जाके पूछ क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे वो थ्रेट अलर्ट बताएं ना कहां से जनरेट हुआ था, बताएं थ्रेट अलर्ट के पीछे क्या क्राइटेरिया था, क्यों पाकिस्तान से उसको जाना पड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं रहा? वो आपकी 2 सूबाई हुकूमतें थी, रख लेते CM KPK के साथ उसको। 2 मिनट के लिए सबर से अब अगली बात बीवी ने आपके लिए इलेक्शन कराने के लिए ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं बिल्कुल जरा वन लाइनर अगर जवाब दे दे, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। सिंपल सी बात ये, ऐसी गवर्नमेंट का क्या रिलायबिलिटी है कि आज हम पंजाब गवर्नमेंट तोड़े तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी? नहीं, ये सारा एक ही दिन होगा जिस दिन अभी आज ऐलान करेंगे हमने गवर्नमेंट तोड़ी, सारी गवर्नमेंट हम खुद तोड़ देंगे। लेकिन इनके रिलायबिलिटी फैक्टर कौन लेके आएगा कि हम ये ऐलान करें उसके बाद यकीन नहीं, उनको आप पे एतबार नहीं, बात ही खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अली परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।